fine. How are you? And welcome. Now NCERT class, and your topic is, हिस्ट्री हम लोग 7th की ख़त्म कर चुके हैं और आज 7th क्लास का पॉलिटी ख़त्म हो जाएगा। पर हमें याद रखना चाहिए, जो 7th क्लास की जो पॉलिटी की किताब हम कह रहे हैं, सिविक्स की किताब कह रहे हैं, जिसमें 10 चैप्टर हैं। 10 में से लास्ट के 3 चैप्टर्स फुल्ली इकॉनमी से रिलेट करता है। लास्ट 3 चैप्टर्स रिलेटेड विद इकॉनमी। तो याद रखिएगा, जो यूनिट 5 है इसमें, दिस इज द 5th यूनिट, एंड अंडर 5th यूनिट देर आर 2 चैप्टर्स, 8th एंड 9th। ठीक है, 10वां चैप्टर पहले ही हम जब चैप्टर 1 पढ़ाए तो 2 पढ़ा दिए, तो वो 2 ही 10 है। तो याद रखिएगा, तो याद रखना है इकोनॉमिक्स ही है ये, नो डाउट। तो शुरुआत करते हैं। 27 जुलाई एनसीईआरटी क्लास 7th पॉलिटी प्लस इको दोनों है इसमें। यूनिट 5 पढ़ रहे हैं। यूनिट 5 का नाम है बाजार, मार्केट। चैप्टर 8 और 9 पढ़ेंगे। चैप्टर 8 कहता है हमारे आसपास के बाजार, यानी ये बाजार की बात कर रहा है। क्लास 9th 10th में जाएंगे तो थोड़ी इकोनॉमी अंडरस्टैंडेबल आने लगती है, नहीं तो यहाँ बच्चों की भाषा में प्यार से समझाया गया है, तो ऐसा मालूम ही नहीं पड़ेगा कि ये इकोनॉमी है, पर ये इकोनॉमी है। समझिए, बाजार के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है, गौर से सुनिएगा। जब हम कहते हैं बाजार, तो इसका अभिप्राय क्या है? बहुत सिंपल। देखिए, हम लोग बहुत जगहों से बहुत सारी चीजें खरीदते हैं। हर चीज के लिए एक मार्केट बन जाता है। तो जहां से वस्तु सेवाएं हम खरीदते हैं, उस जगह स्थान को बाजार कहते हैं। बाजार का डेफिनेशन क्या है, तो थोड़े बड़े लेवल पे सोचिए, तो इन शॉर्टली समझिए। एक ऐसा स्थान जहां पर उन वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता हो। ए प्लेस वेयर सर्विसेज एंड गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। देयर वाज सेलर, वहां पर बेचने वाला भी कोई हो, वहां पर खरीदने वाला भी कोई हो, known as presence of seller and buyer. Presence of seller and buyer. There is a place where presence of seller and buyer and availability of goods and services. तो पहला क्या कहा? एक स्थान होना चाहिए, प्लेस। अब यह स्थान आपके मोहल्ले का नुक्कड़ भी हो सकता है, आपके सेक्टर का मार्केट भी हो सकता है, हमारे आपके छोटे शहर कॉलोनियों का लोकल मार्केट हो सकता है, पूरे भारत का बनारस हो सकता है, वो दिल्ली हो सकता है, वो नोएडा हो सकता है, वो भागीरथ प्लेस हो सकता है, वो नेहरू प्लेस हो सकता है, वो गांधीनगर हो सकता है, वो करोल बाग हो सकता है, वो चांदनी चौक हो सकता है, वो इंटरनेशनल लेवल पे हांगकांग हो सकता है, दुबई हो सकता है, फ्रांस का पेरिस हो सकता है, नेपाल का काठमांडू हो सकता है, वो सब। और हमारा टीवी का स्क्रीन बाजार है। आज एक स्थान है जहां पर कितने चीजों का ऐड आता है। कहते हैं ना, बस आधे घंटे बचे हैं, बस 3 ही पीस बचे हैं, जल्दी से कॉल करिए, बुक करवाइए। 1000 का माल 300 रुपए में, 6 बेडशीट के साथ, नहीं 33 सेट ऑफ बर्तन लेते जाइए। ये बाजार है। हमारे आपके मोबाइल का स्क्रीन बाजार है, स्थान है, यानी बाजार है। याद रखिएगा। तो एक निश्चित स्थान जो आपका इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन हो सकता है, मोबाइल का, टीवी का, कंप्यूटर का, सिनेमा हॉल का स्क्रीन, ये सब हो सकता है, पर वो ऐड के लिए है। अब आइए, अब अगला है जहां पर वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हो बेचे जाने के लिए। अब हमने बहुत सारी चीजें रखी, हम बेचने के लिए थोड़े रखा है, लेकिन सेलिंग पर्पज से हो तो 2। तीसरा, बेचने वाला भी हो, खरीदने वाला भी हो, 4 हो गए ना। और 5वां क्या है? दोनों में संपर्क का होना, कनेक्टिविटी बिटवीन सेलर एंड बायर। बेचने वाले विक्रेता, खरीदने वाले क्रेता के बीच में संपर्क का होना, तो कहते हैं इट इज मार्केट। जैसे हमारे आपके बीच में कभी देखते हैं, मैं ही अपनी कॉलोनी में एक ट्यूशन सेंटर ओपन कर लिया अपने घर में बहुत पहले।
सभी ने क्या सजेस्ट किया, अरे बाजार में खोलते, मार्केट में खोलते। बिल्कुल सही सही कह रहा है। ब्यूटी पार्लर हम खोल लेते हैं, अपने घर में ही कुछ कपड़ों के पीस बेच लेते हैं, सूट के, साड़ी के, कुछ बेडशीट, कुछ तकिया कवर बेचते हैं। लोग अपना वक्त काटते हैं समय के साथ, लेकिन समय के साथ देखते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम कॉलोनी में कर लेते हैं, लेकिन बाजार में जाने पर बात अलग हो जाती है। लेकिन कॉलोनी में हो सकता है अगर संपर्क स्थापित कर दे सेलर बायर आपस में, तो एडवर्टीजमेंट से घर घर जाके पर्चे, पंपलेट ऐड करके कर सकते हैं आप। मैसेज, इलेक्ट्रॉनिक मैसेज, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप एंड सो मेनी किया जा सकता है। So any place where availability of goods and services for selling purpose and presence of seller, presence of buyer, and apart from this, the necessary item is that what? Connectivity both of them. दोनों के बीच में संपर्क का होना, तो उसे बाजार कहते हैं। अब आइए, बाजार के कितने प्रकार होते हैं? What is the type of market? How many type of market? Not many, many. How many type of market? तो ध्यान देंगे, बाजार के कितने प्रकार हैं उसको समझिए। बेटा, जब हमारा गली मोहल्ला है, बाजार में है, तो सेक्टर है, कोई कॉलोनी है, और हर कॉलोनी, हर सेक्टर में एक मार्केट होता है जहां 10 दुकानें बना दी जाती है, 20 दुकानें, और वो मार्केट हो जाता है। द्वारका में तो बड़े बड़े मार्केट सेक्टर्स में है, जैसे 6 का, 10 का, 8 का, 12 का, और आर के पुरम की तरफ सेक्टर वाइज में देखिए तो करीब 10-15 दुकानें वहाँ होती हैं, 50 दुकानें भी होती हैं। हमारे आपके कॉलोनी मोहल्ले के नुक्कड़ पर कहीं ना कहीं साइकिल का पंचर बनाने वाला, बाइक ठीक करने वाला, समोसे बेचने वाला, चाय बेचने वाला, चप्पल जूते सिलने वाले लोग होते हैं, और छोटे मोटे 1-2 कॉस्मेटिक्स के आइटम, 1-2 जनरल स्टोर होते हैं, पकौड़े बेचने वाले होते हैं, कुछ कुछ होता है वहाँ पर। फ्रूट्स सेलर, वेजिटेबल सेलर्स आ जाते हैं, और 10 लोग वहाँ कभी बैठ भी जाते हैं। वो नुक्कड़ बाजार है। रिमेंबर, मैंने पहला एग्जाम्पल क्या दिया? नुक्कड़ बाजार। जाने दीजिए, थोड़ा लेवल बढ़ाइए। जैसे मैं नजफगढ़ में हूँ, तो नजफगढ़ में जो मार्केट है, नजफगढ़ मार्केट, उसको कहेंगे हम क्या? लोकल मार्केट। ठीक है। हमारे बगल में ही द्वारका स्टार्ट हो जाता है, हमारे कॉलोनी के साथ ही, तो द्वारका क्या है हमारे लिए? लोकल मार्केट है। सेक्टर 10, सेक्टर 6 का मार्केट लोकल मार्केट। फिर चांदनी चौक, करोल बाग चले जाइए, दूल्हे की शादी के लिए, दुल्हन की शादी के लिए जो कपड़े लत्ते होते हैं और भी चीज़ें होती हैं। सदर बाज़ार दिल्ली में है, जो मसालों के लिए और ड्राई फ्रूट्स के लिए जाना जाता है। आज़ाद मार्केट है, जो सैनिटरीज आइटम्स के लिए जाना जाता है। भागीरथी प्लेस है, जो इलेक्ट्रिकल सामानों के लिए जाना जाता है। सजावटी सामानों के लिए चांदनी चौक जाना जाता है, डेकोरेटिंग आइटम के लिए। मेडिसिन्स के लिए भागीरथ प्लेस ऑल्सो जाना जाता है। नेहरू प्लेस आईटी इंडस्ट्री, नॉट इंडस्ट्री, आईटी मार्केट के लिए, यानी कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज़ के लिए जाना जाता है। वो मार्केट है अच्छा खासा। ऐसे बहुत सारे हैं मार्केट। मुखर्जी नगर कोचिंग मार्केट के लिए जाना जाता है। करोल बाग भी अब आईएएस पीसीएस के लिए मार्केटिंग के लिए हो गया, जाना जाता है। गफ्फार मार्केट मोबाइल के लिए जाना जाता है। त्रिनगर ऊल के लिए, और उसी त्रिनगर के पास एक और बाज़ार है, भूल रहा हूँ मैं, कूलर के लिए जाना जाता है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। आज़ादपुर है, जो सब्जी और फ्रूट्स के लिए जाना जाता है। हापुड़ है दिल्ली में, दिल्ली से हट के थोड़ा यूपी में, जो गुड़ की मंडी, घी के लिए और लकड़ी का और आलू का, इन सब का बड़ा मार्केट है। सो दीज आर कंसिडर्ड द आवर लोकल मार्केट्स बिकॉज we are live here, but those are live across India, not adjacent Delhi NCR. That market is not considered the local market, become the national market. हापुड़, पूरे भारत के व्यापारी आके वहाँ लकड़ियों का कारोबार करते हैं, आलू का कारोबार करते हैं, गुड़ का कारोबार करते हैं, घी का कारोबार करते हैं। नेहरू प्लेस पूरे भारत के लिए आईटी के लिए सबसे बड़ा मार्केट है। पूरे इंडिया का जो है मेडिसिन के लिए और इसके लिए भागीरथी मार्केट है बहुत बड़ा। तो दीज आर, तो ये सब हुआ मार्केट। तो इसको कुछ नेशनल लेवल के मार्केट हो गए, ये सब जो बताया। अब है इंटरनेशनल, जो दुबई है, हांगकांग है, काठमांडू है, मोनाको है, पेरिस है, ये सब क्या है? हमारा वर्ल्ड लेवल का इंटरनेशनल मार्केट है। अब अंबानी की बेटी और बेटे की शादी हुई, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो शॉपिंग इंडिया में नहीं किया होगा सारे के सारे।
अपने वस्त्र वगैरह तो पेरिस से ही लाया होगा। कुछ वस्त्र जो यहाँ के होंगे, लहंगा चोरी जो यहाँ के रीति रिवाज वो यहीं मिलेंगे, वो पेरिस में नहीं मिले होंगे। पर बहुत सारी शॉपिंग पेरिस में हुई होगी। ये भी हो सकता है कि अपने बॉडी को जो भी कह लीजिए क्लिंजिंग विलिंजिंग मैनिक्योर पेडिक्योर फ्रांस में ही करवाई होगी, पेरिस में जा करके, हो सकता है। तो कहने का मतलब ये है। अब आइए, देखा आपने, अब आपने देख लिया लोकल मार्केट, नुक्कड़ कॉलोनीज मार्केट, नुक्कड़ मार्केट, लोकल मार्केट, ये स्थानीय बाजार। अब होता है पीरियोडिकल मार्केट। पीरियोडिकल आवर्ती, क्या मतलब? ऐसा मार्केट जो हर संडे को लगे, या हर महीने के आखिरी संडे को लगे, या हर साल उसी जगह पे लगे, तो उसको पीरियोडिकली कहेंगे ना। जैसे हम और आप जिस कॉलोनी मोहल्ले में रहते हैं बेटा, वहाँ हम वीक में एक दिन मार्केट लगता है। कहीं पे रवि बाजार, कहीं बुध बाजार, कहीं बृहस्पति बाजार। तो मैं जहाँ रहता था ना, पढ़ता था हकीकत नगर के पास, वहाँ बृहस्पति बाजार लगता था। जहाँ अब नजफगढ़ में रहता हूँ वहाँ बुध बाजार लगता है, कहीं पे संडे बाजार वीकली। तो ये लोग होते हैं, तो बुध बाजार, तो इसको कहते हैं आप वीकली पीरियोडिकल मार्केट। अब आइए बेटा, जो प्रगति मैदान दिल्ली में, प्रगति मैदान नई दिल्ली में हर साल मेला लगता है ना, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, मार्केट है, एनुअल पीरियोडिकल है। हैनोवर जर्मनी 2 साल पे लगता है, तो 2 वर्षीय है, पीरियोडिकल मार्केट है। तो ऐसे बहुत सारे मेले लगते हैं जो बाजार है, खरीद बिक्री के लिए चीज़ें होती हैं। एयरफोर्स मतलब हमारा जो डिपार्टमेंट है एयर, वो देखते हैं आप क्या, बैंगलोर के येलेहंका में, ठीक है ना, एयर फेयर लगता है जिसमें हम एयर शो करते हैं। ये सब मार्केट है जो कोई 2 साल पर, तो जैसे एयर शो होता है बैंगलोर में 2 साल पर होता है, हैनोवर में 2 साल पे होता है। प्रगति मैदान का मेला अब देखिए, अभी फरवरी 1 तारीख से सूरजकुंड में सूरजकुंड कुंभ मेला लगेगा ना फरीदाबाद में। तो ये हैंडीक्राफ्ट्स का मेला है, वो क्या होता है, साल में 1 बार लगता है, एकदम टाइम फिक्स है, प्रगति मैदान की तरह। ऐसे बहुत सारे मेले हैं, पुष्कर मेला राजस्थान में। सो ऑल दीज आर पीरियोडिकल। चलिए ये भी समझ गए। अब आइए मूवेबल। मूवेबल क्या होता है, मूव करने वाला। बेटा हमारे गली मोहल्ले में सोन पापड़ी ले लो, सूट ले लो, अच्छे अच्छे तकिया का खोल कवर ले लो, मोजे ले लो, रुमाल ले लो, कुकर बदलवा लो, बोलता है ना, प्याज ले लो, प्याज, मीठे प्याज ले लो, हैं, बड़े अच्छे मीठे प्याज। और फिर बीच में कीर्तन चलता है, भगवान के गीत चलते हैं, फिर प्याज की बात आती है। ये क्या है? ये जो हमारे सब्जी वाले आते हैं, हमारे सब्जी वाले सब्जी बेच के, फ्रूट वाले फ्रूट बेच के, आइसक्रीम वाले आते हैं, आइसक्रीम ले लो वगैरह वगैरह। ये क्या है? मूवेबल मार्केट है। रस्सी ले लो, नहीं, मवेशी के लिए, घर के लिए, कपड़े सुखाने के लिए, हर चीज़ आता है ना। यही तो है बेटा, मूव कर रहा है। सहारा कंपनी ने 300 कियोस्क, 300 बड़े वैन निकाले थे जिसमें पूरा दुकान की तरह उसको रैकिंग किया गया था, और कहीं भी उसे लगा दिया और दरवाजे खोल दिए और बाजार की तरह बेच रहा है। फिर शाम को गाड़ी स्टार्ट किया, चल दिया। सरोजनी नगर चाहिए, कभी करोल बाग जाइए, यूँ सरदार जी आते हैं, या कोई भी ऐसे व्यक्ति हैं, अपना मारुति वैन लगाते हैं या मेटाडोर लगाते हैं, और फिर सब खिड़की उड़की उसकी सब खोल देते हैं, मूवेबल है। फिर किचन का काम शुरू करते हैं और बस खाना खाओ जी, नहीं, छोले भटूरे, दाल चावल, राजमा चावल, सूप ले लो, चाउमीन ले लो। और शाम को जब सब हो गया तो सब धीरे धीरे समेटो, पैक करो, उसी गाड़ी में डालो, गाड़ी चल दी। होता है ना मूवेबल मार्केट, ये रियलिटी है। तो ये मूव करता है, ठीक है। तो ये मूवेबल मार्केट। अब आगे आते हैं नेक्स्ट। अब जो है आपके पास मूवेबल मार्केट हो गया, पीरियोडिकल मार्केट हो गया, नुक्कड़, लोकल, इंटरनेशनल, सारे मार्केट हो गए। पर इनसे मार्केट की बात बनती नहीं है, ये तो है, क्वेश्चन तो है। लेकिन अब क्या होता है कि एक होता है 5 टाइप ऑफ मार्केट बेस्ड ऑफ कॉन्सेप्ट। जैसे कहते हैं ना, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार, मोनोपोली मार्केट यानी एकाधिकार बाजार, ड्यूओपोली मार्केट, द्वैधा अधिकार बाजार। फिर कहते हैं ओलिगोपोली मार्केट यानी एकाधिकार प्रतियोगिता बाजार, और एक होता है परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। ये सब जो मार्केट होते हैं, ठीक है। तो मोनोपोली, ड्यूओपोली, ओलिगोपोली और फुल कंपटीशन, ठीक है, ये सब बाजार होते हैं। वो अलग है, इसमें नहीं है, तो इस पर सोचिए मतलब।
अब बाजार जो है उसके संदर्भ में यहाँ बताया है शॉपिंग। अब आज के बाजार में देखिए जैसे मॉल है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, इस सब के बारे में बताया है। गुमटी, गुमटी शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। गुमटी शब्द क्या होता है मैं बताऊं बेटा। पहले जो रेलवे क्रॉसिंग होता था ना, तो रेलवे क्रॉसिंग पे लोग रुकते थे। और रेलवे क्रॉसिंग का मतलब है वहाँ रेलवे स्टेशन है या रेलवे वहाँ से गुजरती है, तो वहाँ जनरली बाजार लग जाता था, तो गुमटी उसको कहते थे। हमारे गांव में भी बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में जहाँ हम रहते हैं 3 किलोमीटर दूर शहर में एंट्री करने से पहले हमको एक रेलवे लाइन का फाटक क्रॉस करना पड़ता है। तो रेलवे लाइन के बगल में एक जगह है गुमटी, यहाँ पर इन द बिगिनिंग में बाजार लगते थे। आज से नहीं, दिल्ली सल्तनत के समय से 500 साल पहले से, तो उसको गुमती गुमती कहा जाता था। तो गुमटी होता है, एक्चुअली वर्ड होता है गुमती, ठीक है, जहाँ पे लोहे लक्कर वगैरह सामान सब थोड़े बहुत बेचे जाते थे अर्ली टाइम में। तो गुमटी हमारे गांव के भी पास है। एक होता है पेठिया। पेठिया जो होता है गांव का बाजार होता है, जो बुधवार शनिवार बृहस्पतिवार यानी वीकली लगता है, उसको पेठिया कहते हैं। हमारे गांव के पास भी पेठिया है, गुमटी है, ये सब बाजार हैं, ठीक है। अब आइए, तो हाट, हाट का मतलब तो जानते हैं, जैसे दिल्ली हाट देखे 3-3-4 जगह है कि नहीं, तो हाट का मतलब बाजार है। तो बच्चों को समझाया कि बाजार कैसे कैसे होते हैं। अब आइए, पेज हमने पलट दिया है और आपके सामने में आ गया है पेज नंबर 96 पे, वीकली मार्केट, साप्ताहिक बाजार। बेटा जब सप्ताह में एक दिन लगेगा, जैसे मैं एक छोटा सा व्यापारी हूँ, मेरे पास एक स्कूटी है, स्कूटी पे मैं अपने सारे बच्चों के फ्रॉक, कपड़े लत्ते जितने भी हैं, टॉवेल वोवेल जितना हो सकता है, पॉलीथीन वगैरह सब रखते हैं, और अपने साथ एक बच्चे बेटे को बैठा लेते हैं या कोई एक हेल्पर है, और चल दिए यहाँ से प्रशांत विहार। और वहाँ पर जो है आज संडे को मार्केट लगेगा, और गए, टेंट वेंट खींचा, लाए, सारे कपड़े उतने डाल दिए, बेच वाच लिए, जितना बिका नहीं का वहीं पे कुछ खा पी लिए, सब कुछ तो है। और फिर शाम को 9 बजे 10 बजे समेट लिया, स्कूटी पर ला दे चले आए घर, और घर में ही वो सामान रख दिया। पता चला कि अब नजफगढ़ में बुधवार को बाजार लगेगा, तो फिर बुधवार को फिर वैसे ही वहां चले गए। अब बृहस्पतिवार को नांगलोई में बाजार लगेगा, चले गए। तो मैं एक व्यापारी हूं, मेरे पास कैपिटल की कमी है, थोड़ा बहुत कैपिटल से मैं कुछ कपड़े खरीद लिया, एक पुरानी बजाज स्कूटी है, और एक हेल्पर कभी बेटे को ले लेते हैं, तो कभी कोई हेल्पर है या छोटा भाई है, ले लिया, चले गए, बेच लिए। और इस तरह से हम कई वीकली मार्केट में, कहीं बुध, कहीं बृहस्पतिवार, कहीं शनिवार को बेचते हैं, और इस तरह से हम अपना व्यापार करते हैं छोटे लेवल। थोड़ा बड़ा व्यापारी हुए तो एक वैन ले लिया, ऑटो ले लिया, और 2-3 पार्टनर मिल गए, और सब लाद लिया, साथ गए, 3 दुकान लगा लिए, फिर साथ में आ गए, और 3 अलग अलग जगह पे लोग आएगा, हमसे नहीं लेगा, बगल वाले का लेगा, बगल वाले नहीं तो उसके में कहीं तो लेगा, तो हमारा ही माल बिका, आके तीनों पार्टनर आपस में बांट लिए। समझ में आई बात? तो ऐसे भी होता है। तो ये चीज़ें यहाँ बच्चों को बताया गया है, तो मैं एक एग्जाम्पल दिया हूँ। तो यही है, सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन में लगता है, व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उसे समेट कर अपने घर ले आते हैं। यहाँ कैपिटल कम लगता है, पूंजी कम लगती है, सामान को घर में ही रखना होता है, कोई किराया नहीं लगता, और रोड पर भी कोई टैक्स वैक्स नहीं लगता। बस क्या होता है कि इसीलिए वो जो कुछ बेचते हैं थोड़ा सस्ते में दुकान से बेच लेते हैं, क्योंकि जो दुकान करते हैं उनको दुकान का किराया, टैक्स है गवर्नमेंट का कुछ हो जाएगा, बहुत सारे स्टाफ रखने पड़ते हैं, तो ये, पर यहाँ ये सब उतने नहीं है झंझट, इसलिए 100 रुपये की चीज़ जो दुकान में बिकेगी वो उसे 80, 85 में, 90 में वहाँ से ख़रीदा जा सकता है। ये चीज़ है। और ये मेला जो होता है वीकली, सिर्फ खाने पीने का नहीं, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, खाना पीना, कपड़े लत्ते, चाउमीन वाउमीन, इस तरह के कुछ स्टेशनरी आइटम, कुछ प्लास्टिक आइटम, किचन वेयर, कॉस्मेटिक्स के आइटम, हर चीज़ की चीज़ें होती हैं ये चीज़ें। अब आइए, मोहल्ले की दुकान बता दिया, ठीक है, मालूम ही है मोहल्ले की दुकान। अब आइए, अब हम ही हैं, मेरा मोहल्ले के बगल में दुकान है बेटा। मेरे घर से 200 कदम दूर जहाँ मेरा मोहल्ला एंड हो रहा है, वहाँ पर मिस्टर विजय हैं, उनकी दुकान है, बहुत पुरानी है, और हम उनसे सामान ले रहे हैं 2001 से। 2001 से उनसे सामान ले रहे हैं, 20 साल का रिश्ता है। वो हमें भी जानते हैं, हम उन्हें भी जानते हैं, बहुत ज़्यादा घुलना मिलना नहीं है, बस दुकान पर उनके घर कभी घुस के हम कोई गेस्टिंग नहीं किए, और वो भी हमारे यहाँ आए हैं, खाना पीना खाए हैं, चले गए हैं, तो खान पान होता है, ठीक है, नॉर्मल है।
अब जरा सोचिए, अभी कोरोना फैला हुआ है, तो पहले भी जितना सामान लाना है लिखा दिया, खाता बही में अकाउंट में चढ़ गया, क्रेडिट हो गया। अब जब पैसा आया दे दिया, चाहे मंथ में आया तो या पहले आया तो दे दिया। और कभी कभी जो है देन एंड देयर दे दिया, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि जान पहचान है, वो जानते हैं हमें, हम उनको जानते हैं, कैसा आदमी है नहीं है सब क्लियर है। तो ये अब कोरोना आया, अब मैं टीचर हूँ, मेरा लाइब्रेरी है, कोचिंग सेंटर है, सब बंद है, सब बंद है। तो मेरा जीरो पैसा इनकम है, जीरो सेविंग, कुछ भी नहीं, सीधी सी बात है। अब उसी विजय की दुकान से हम सामान लाते हैं, वो मुझे उधार देते हैं, सब जाते हैं, लिस्ट देते हैं, और अभी भी प्यार उतना ही है, कोई गुस्सा इरिटेशन नहीं है, उतने ही प्यार से हमें सामान देते हैं जैसे पहले भी देते थे, जब नकद देते थे तब भी और आज भी उधार। और पैसा मोटा होता है, थोड़ा थोड़ा देते हैं, 5-5 हज़ार करके देते हैं, और इस तरह से हम उनको कुछ चुकाते हैं, और कुछ अभी भी 8-10 हज़ार बचा हुआ है। तो ये थोड़ा थोड़ा देंगे, जो बैलेंस होगा धीरे धीरे जब कमाएंगे तो धीरे धीरे देंगे। समझ में आई बात? इस तरह से उनका भी चल रहा है, हमारा भी चल रहा है, और देखिए एक तरह से वो हम पर मेहरबानी ही कर रहे हैं। लेकिन उनका भी 5 हज़ार का महीने का तय है कि सुनील सर लेंगे, उनमें से 500-700 रुपये प्रॉफिट हो जाता है, और नहीं देंगे तो हम कहीं वहाँ जाएंगे। तो एक रिश्ता है, इसलिए कॉलोनी मोहल्ले की दुकान से एक रिश्ता जुड़ जाता है, जहाँ तुरंत पैसा दीजिए, नहीं दीजिए कोई हर्ज नहीं है, बाद में आप दे सकते हैं, इसके लिए कोई इंटरेस्ट पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। दीज आर कॉल्ड द कॉलोनीज, और एक अच्छे फैमिलियर रिलेशन होते हैं। वही चीज़ें यहाँ बच्चों को समझाया गया है कि सुजाता कविता मोहल्ले की दुकान में जाती है और वहाँ शॉपिंग कर रही है, और आंटी को लिस्ट लिखा दिया, आंटी सारे सामान निकाल के देगी, इधर सुजाता काम कर रही है और इधर कविता जो है अन्य चीज़ों को देख रही है, उसी के बारे में है। तो इसमें कुछ है नहीं, 1550 रुपये का बिल बना और फिर भी वो बिना पैसा दिए चली गई, यानी वो क्रेडिट हो गया है। बाद में जब तनख्वाह मिलेगी तो सुजाता दे देगी पैसा, ये बताया गया है। अब आइए दूसरे शॉप पे, पेज नंबर 98 है, और यहाँ दिखाया गया है कि अब जो है यही सुजाता और कविता कहते हैं चल मॉल चलते हैं। मॉल, आजकल मॉल का कल्चर है, कई मंजिल हो सकते हैं, पूरा कॉम्पैक्ट होता है, डिफरेंट्स ऑल आइटम्स वहाँ बिकते हैं। अब तो शराब भी बिकना शुरू हो जाएगा अच्छे अच्छे ब्रांड के, तो सब कुछ होता है। वहाँ पर आराम से जाइए, शॉपिंग करिए। लेकिन वहाँ पर जाते हैं तो देखिए यहाँ सुनील सर को विजय अंकल के दुकान पर कितना प्यार मिला, रिस्पेक्ट मिला, सुख दुख की बातें हुई और व्यापार भी हुआ। हमारा भी घर चल पड़ा, हम भी भूखे नहीं सोए और उन्हें भी भूखे ना सोने दिया, उनका भी दुकान चल पड़ा। समझ में आया? और ये रिश्ता कितना 20 सालों का, समझ में आई बात? और अब ध्यान दीजिए, अब क्या होता है, मॉल में जाते हैं ये दोनों, मॉल का जो गार्ड है, सिक्योरिटी गार्ड, वो ऐसे घूरता है जैसे लगता है कि हम चोर ही हों। कोई रिश्ता नहीं, अपनी ड्यूटी मशीन की तरह निभा रहा है, नो रिलेशन, ना हंसना ना बोलना, कुछ भी नहीं। बस ये जो सलाम भी ठोकता है तो उसको बताया गया कि इससे इंसान खुश होता है, मेरे मॉल में आएगा, शॉपिंग करेगा, ठोक दो ना सलाम, क्योंकि इंसान को ईगो होता है और जैसे सलाम ठोकते उसको लगता है आई एम द बॉस, ये फीलिंग आती है कि भाई कोई मुझे सलाम ठोकता है। तो जाने दीजिए। तो वहाँ पर ये है, वहाँ पर कोई भी चीज़ पसंद करिए, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, लाइन में लेके बिल पे करिए, और अगर 10-20-25 रुपए का फ़र्क है तो कुछ और ले लीजिए, अगर 1-2 रुपए का है तो चॉकलेट पकड़ा देंगे, टॉफ़ी पकड़ा देंगे, टॉफ़ी ले लीजिए, काम ख़त्म करिए। और इस तरह से ज़बरदस्ती, अगर 1000 व्यक्ति उसके दुकान पर, एक अच्छा मॉल है, पूरे दिन में 1000 लोग जाते हैं और सबका 1-2 रुपए का डिफरेंस आता ही है, उसके पीछे रीज़न है, वो कीमत ही रखते हैं 699, 700 नहीं रखते, 710 नहीं रखते, 620 नहीं रखते, 699। ये जो 1 रुपये बचेंगे पॉकेट में रख लेंगे, बोलेगा तो 2 टॉफ़ी, 1 टॉफ़ी दे देंगे। तो एक टॉफ़ी भी बेच के उसका 50 पैसा बचा लिए, 1 रुपये में टॉफ़ी बेचा और 50 पैसा ले लिए। तो 1000 ग्राहकों से अगर वो 50 पैसा लिया तो 500 रुपये फ्री में, 15,000 फ्री में वो ऊपर से कमा लिया। समझ आई बात? ये चीज़ है। तो ये मॉल है, मॉल का कल्चर है क्या, वो करोड़पति लोग हैं, अपना इन्वेस्ट किए हुए हैं, 10 को नौकरी देते हैं, ठीक है। अब वहाँ हम जाते हैं, चूज़ करते हैं, ये आज़ादी होती है, क्या है नहीं है, पर कोई बड़ा रिस्पॉन्स नहीं होता और रुखा सा स्वभाव होता है उसका भी, हमारा भी। और
बस 10-20 मिनट बास्केट लेके पकड़े हुए लाइन में लगे हुए हैं, ये काटो वो काटो वगैरह वगैरह वगैरह, हो गया। थैंक यू कहने से दिल जो है फिल नहीं होता और हम चले आते हैं। लेकिन उधार 1 रुपए का भी नहीं मिलेगा, चाहे उसके साथ 10 सालों का संबंध हो, उसके साथ 5 लाख का आपने शॉपिंग कर लिया, पर अगली बार जाइए बोलिए भैया ये 500 रुपये उधार रख लो, सॉरी सर, यही है मॉल, यही है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, क्या करना वहाँ जाके, जो चीज़ें आपको लोकल में मिल जाए वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है ना? अभी मैंने दोनों एग्जाम्पल दे दिए जो यहाँ पे फील हो रहा है। अब आइए आगे, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल, सीधी सी बात है, हम और आप सब जानते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। बाजारों की श्रृंखला, अब बाजारों की श्रृंखला को देखिए जरा समझ के, ये बता रहा है क्या, तो देखिए उत्पादन से लेकर उपभोग तक, प्रोडक्शन से लेकर कंजप्शन तक जो बाजार की एक श्रृंखला है उसको समझाने का प्रयास किया है। ठीक है, तो बाजार की श्रृंखला को समझाने की कोशिश में है, जैसे एक किसान है, वो खेती करता है, तो बीज लेके आता है, कपास को बोता है, और कपास बोने पर उपज होती है। अब उस कपास को हार्वेस्ट करके लोकल ट्रेडर्स के पास जाते हैं, उसको बेचते हैं, और उसको बेचने के बाद अब वो लोकल ट्रेडर्स उसको उससे भी बड़ी जगह पे बेचता है, जहाँ पर उस रुई को सफाई होगा, क्लीनिंग की जाएगी, धुना जाएगा, बीज सीड्स उसमें से निकाले जाएंगे, और फिर रुई को प्रेशराइज करके गट्ठर बनाया जाएगा, बंडल बनाया जाएगा, फिर ये रुई चला जाएगा स्पाइनिंग मिल में, स्पाइनिंग मिल वाले उसे खरीदेंगे और फिर उससे धागा बनाएंगे, स्पाइनिंग मिल से ये क्लॉथ मिल में जाएगा, जहाँ पर उसे कपड़े बनाए जाएंगे, उस कपड़े से वो कलर वाले के पास जाएगा अगर उसी का है तो, नहीं तो उसके बाद चला जाएगा अन इंडस्ट्री को, जो उसे फैब्रिक के रूप में यानी कटिंग करके ड्रेस कॉस्ट्यूम्स वगैरह बनाएंगे, और फिर उसके बाद उसे वो बेचेंगे, तो बड़े बड़े होलसेल वाले उस कपड़े को खरीदेंगे थोक में। अब उसे लेंगे तो उसके बाद एक छोटा व्यापारी उसे खरीदेगा, फिर उससे छोटा व्यापारी उसे खरीद के रिटेलर को देगा, और फिर रिटेलर जो है उसे दुकान पर कंज्यूमर को डायरेक्ट बेचेगा जो कंज्यूम करेगा। आपने देखा, किसान है, फिर उसके बाद एक ट्रेडर है, फिर उसके बाद एक ट्रेडर है, फिर ट्रेडर है, फिर कंपनी है, कंपनी से वेयर हाउस वगैरह, तो इस तरह से किसान से कंपनी तक आया और कंपनी से कंज्यूमर तक आया। 3-3-6 लगभग 6 स्टेज से ये क्रॉस किया, हर एक दूसरे को बेच रहा है, और हर खरीदने वाला उसमें जो है देख रहा है अपनी प्रॉफिट, और बेचने वाला भी प्रॉफिट देख रहा है। तो इस तरह से 2 रुपए की चीज़ अंततः 50 रुपए में जाके बिकती है। उसमें कुछ इनपुट खर्च लगते हैं, लेकिन जैसे ही जैसे इन्वेस्टमेंट बढ़ता जाता है, रेशियो ऑफ प्रॉफिट बढ़ता जाता है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कौन कमाता है वो आगे देखेंगे एक शर्ट के ऊपर। तो ये है चेन ऑफ मार्केट, ठीक है ना, याद रखिएगा, चेन ऑफ मार्केट यही है। यहाँ देखिए समझाया है, कुछ लोग जो वस्तु के उत्पादक हैं, वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं, व्यापारी कहा जाता है, यानी प्रोड्यूसर से लेके कंज्यूमर के बीच में जितने हैं वो ट्रेडर्स हैं। किसान प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, वो व्यापारी नहीं है। कंज्यूमर, उस उत्पाद को हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बना करके जो खाते हैं वो हम कंज्यूमर हैं, हम व्यापारी नहीं हैं। पर उत्पादक से लेकर कंज्यूमर तक के बीच में जितने भी लोग आते हैं, जो हम तक माल को सोफिस्टिकेट करके, रिसोर्स करके पहुंचाते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, वो सब ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं। उस व्यापारी में कोई ट्रेडर्स है, कोई स्टॉक ब्रोकर है, कोई ब्रोकर है, कोई कंसल्टेंट है, हाँ, कोई एजेंट है, कोई शॉपकीपर है, कोई रिटेलर है, कोई स्टॉक मार्केटर्स है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपति है। सब के अलग अलग कैटेगरीज हैं, पर सब व्यापारी ही है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो वही चीज़ें यहाँ समझाया है और बताया है कि दिल्ली में देखिए कुछ थोक मंडी है, जैसे केशोपुर मंडी है बेटा, ठीक है ना। फिर दूसरा आपका दरियागंज, तीसरा आपका आजादपुर, चौथा आपका ओखला, ये सब है। ओखला फूलों की बड़ी मंडी है, दरियागंज जो है मेडिकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के लिए बहुत बड़ी बाज़ार है। आज़ादपुर जो है आपको भी मालूम है, बहुत सारे स्टेशनरीज और अदर टाइप आइटम के बाज़ार है पाइप के लिए।
और फिर केशवपुर जो है ये वेजिटेबल्स वगैरह के मार्केट हैं। अब आइए, हर शहर में कुछ थोक बाजार होते हैं, ये बताया जा रहा है कि हर शहर में कुछ थोक बाजार होते हैं जहां पर होलसेल में चीजें बेची जाती है। जैसे बताया ना बेटा, नेहरू प्लेस जो दिल्ली में है, होलसेल मार्केट भी है और रिटेलर भी है। भागीरथी पैलेस होलसेल है, चांदनी चौक में होलसेल भी है रिटेलर भी है, करोल बाग होलसेल रिटेलर दोनों है, जींस का। गफार मार्केट का भी यही है, दोनों है। तो ऐसे बहुत सारे मार्केट हैं होलसेल के तौर पे। अब आइए, आफताब शहर में सब्जियों का थोक व्यापारी है। यहां पर पीले वाले बॉक्स में जो दिखा रहा है आफताब है, सब्जियों का थोक व्यापारी है। वो 3 बजे उसका काम शुरू हो जाता है और वो 3 बजे पहुंच जाता है मंडी, सब्जी की मंडी, और वहां भाव जो खुलता है उसके आधार पर वो 100 किलो, 200 किलो, 500 किलो गोभी बैगन जो भी होता है, जो बाजार में जब जो चीज रहा उसके हिसाब से खरीद लिया और उसको लेके आ गया। और फिर आ गया तो उससे फिर छोटे व्यापारी 10 किलो, 5 किलो, 20 किलो, 25 किलो लोग लेके जाते हैं और वो व्यापारी फिर बेचता है। तो वो थोक भी बेचता है, फिर अपना भी व्यापार। तो 3 बजे से उसका काम शुरू होता है और 8, 9, 10 बजे तक वो थोक में से छोटे रिटेलर को दे देता है और खुद अपना बाजार भी 10 बजे शुरू कर देता है। ये समझाया है, कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों को समझाना होता है कि कैसे बाजार चलता है, बाजार में कितने स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही देखिए, बता रहा है कि हर जगह बाजार, एवरीवेयर इज मार्केट, डेफिनेटली बेटा। जैसे आपका आजकल शेयर मार्केट है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, मल्टी कमोडिटीज एक्सचेंज एंड सो मेनी एक्सचेंजेस, ये सब क्या है? एक बाजार है। पर उस बाजार में इन्वेस्टर्स कौन है? हम हैं, आप हैं, सब लगाते हैं कि नहीं शेयर बाजार में पैसा? चलिए हम नहीं लगाते, आप नहीं लगाते, पर हमारे जैसे लोग तो लगाते हैं ना। तो आज पूरी दुनिया बाजार है, और कैसी बाजार है? पूंजी बाजार है, रिटेलिंग का बाजार है। क्यों? आप बताइए, ये घर बाजार नहीं है। टीवी खोलिए, पता चला कि 50 प्रोग्राम चल रहे हैं, साड़ी बेच रहे हैं, बेडशीट बेच रहे हैं, लड़का लड़की बेच रहे हैं, अखरोट बेच रहे हैं, नटराज का अखरोट बेच रहे हैं, और आपको बता रहे हैं कि बहुत कम में बिक रहा है, ले लीजिए। और आपको हेल्थ के भी टिप्स दे रहे हैं, अखरोट खाइए, किशमिश खाइए, छोरा खाइए, बादाम खाइए, सब कुछ खाइए, नहीं, फ्रेश फार्म फ्रूट्स खाइए, सब वही बता देंगे आपको क्या चीज़ की कमी होगी, ये वगैरह। ये जो एक अपने उपाध्याय जी कोई हैं, डॉक्टर साहब, क्या नाम है उसका पता नहीं, पर वो आते हैं ना, ये देखिए लीवर हो गया, पेपर की कटिंग दिखाते हैं, इसको लीवर हो गया है, और आपको कहते हैं ना ये सब नीम आदमी सब आपको ठग लेंगे, पागल बना देंगे, मेरे पास आइए, मेरी दवा खाइए, कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। टेस्ट टेस्ट। फिर एक आता है, चलिए इनसे पूछते हैं, कोई रासायन वटी बेच रहा है, और रासायन वटी ऐसे बेच रहा है जैसे कि आप समझ ही रहे हैं, ये खाने से आप बिल्कुल दारा सिंह हो जाएंगे, कभी कुछ नहीं होगा। कोई कहता है आपका सौंदर्य ऐसे निखर के आ जाएगा कि आप भी जानते हो, उर्वशी उर्वशी रोटेला भी आपके सामने में फेल हो जाएगी। अब बताइए, पूरा टीवी आपका बाजार है और घर में ही बस यूं लगाते हैं, हेलो, हाँ हाँ ठीक है, दवाई आ जाएगी। देखा आपने? सो एवरीवेयर मार्केट, क्योंकि हर जगह फोन है तो हर जगह मार्केट है, तो गलत नहीं है। अब जैसे डॉक्टर के पास हम लोग जाते हैं कभी, तो देखते हैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव आता है, एमआर उसको कहते हैं, जो किसी न किसी मेडिकल मेडिसिन बनाने वाले दवाई कंपनी का एजेंट होता है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव उसको कहते हैं। और वो दवाई का सैंपल लेके आता है और डॉक्टर से बात करता है कि ये दवाई इस इलाज के लिए, बीमारी के लिए बनाया गया है, आप इसको प्लीज़ प्रिस्क्राइब करिए। तो वो डॉक्टर से बात करता है, डील करता है, हमारी कंपनी आपको जो है 2,000 रुपये महीना देगी, 6 महीने तक, इस दवा को बढ़ाइए। जैसे ये दवा बढ़ेगा, लिखिएगा, तो बाजार में वही दवा खरीदने जाएगा तो हमारा मार्केट बिकेगा। देखते हैं, सब बेच रहा है, पूरा बाजार है, इसको मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव। बाजार और समानता, बाजार और समानता का क्या मतलब है? इक्वलिटी यहां पर क्या है? अब देखिए, बाजार और समानता से मतलब यह है कि जो भी बाजार है, क्या सबके साथ इक्वल प्रॉफिट होता है? बिल्कुल नहीं। किसान शोषण का शिकार होता है। अभी मेरी माँ का फोन आया था, रियल में बात करते, मैं एग्जाम्पल बहुत रियल देता हूँ बेटा। अभी मेरी माँ का फोन आया था, मेरा घर बेटा बिहार के दरभंगा डिस्ट्रिक्ट है, और खेती बाड़ी है अपनी, मेरा एक भाई वहीं रहता है, वकील है प्लस एग्रीकल्चर को भी देखता है। अभी माँ का फोन आया, हमने कहा और हाल चाल क्या है, सब ठीक है, बाल बच्चे सब वगैरह, बच्चे वगैरह सब सब ठीक है? तो हाँ, तो सब कुछ ठीक है,
बस खेत वगैरह सब सारा बाढ़ के चपेट में आ गया। तो क्या सब आया, जो माँ बोली वो बता रहा हूँ। करीब 15-20 एकड़ जो हमने धान लगाया था, पैडी, सब डूब चुका है। और धान के पौधे से ऊपर इतना पानी है, यानी 2 फीट पानी लगभग ऊपर है। अगर ये पानी 1 वीक में निकल गया और धान के पत्ते पौधे निकल गए तो जान बच जाएगी, उपज थोड़ी कम होगी पर बच जाएगी। और अगर 1 सप्ते में पानी नहीं निकला तो गया। जो लगा है लगभग 1 लाख रुपए से 1.5 लाख के आसपास खेती करने में, और उस पे अभी और लगता, और जो उपज होती तो 2-3 लाख का होता, तो 3-4 लाख का धान गया। 4-5 तालाब में जहां मछली पालन करते हैं, बाढ़ का पानी आने से तालाब के ऊपर से पानी बह रहा है, और जो हमारी पाली हुई मछलियां हैं, आधा किलो 1 किलो वजन की, 100 रुपए का, 150 रुपए का, 200 रुपए का, 50 रुपए का, वो निकल ली खुले मैदान में, स्वतंत्र हो गई। वो 2-4 लाख रुपए का लॉस हुआ। समझ आई बात? तो ये हुआ, ये सब लॉस है। बाढ़ आई है, 5-6 साल के बाद आई है हमारे एरिया में, नहीं तो सूखा ही पड़ा रहता था। ठीक है, किसान का बेटा हूं, मुझे मालूम है। और कोरोना शहर में हूं, भाई शहर आया कमाने तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, भाई वहाँ गांव में है, वो भी दशा हो गई। तो क्या करेगा, समय है, चिंता मत करिएगा, सब निकल जाएगा, हिम्मत नहीं हारना। तो यही है, तो किसान हमेशा शोषण का शिकार होता है, क्योंकि किसान हमेशा एडवांस शैडो बैंकर से लेता है, महाजन से लेता है। वो इंटरेस्ट उसको इतना ज़्यादा देना पड़ता है कि जो उपज आता है, उपज भी ज़बरदस्ती उसको बेचिए कि भाई अभी को बेचोगे, और इंटरेस्ट भी काट के बोला कि ये लो। वहीं पे किसान को दिखाया है आगे, तो देखेंगे कि 3,000 का फसल हुआ, 1,500 और उसके कुछ रुपए सूद में लेके काट दिए, 1,500 रुपये हाथ में दे दिए, ये ले जाओ। अब वो क्या, तो ये चीज़ है। तो किसान शोषण का शिकार होता है, उसका प्रॉफिट ना के बराबर है, बस जी लेता है। किसान से जो ठेकेदार फसल खरीदता है, छोटे व्यापारी, वो थोड़ा अच्छा लाभ कमाता है। उससे जो स्टॉकिस्ट लेता है वो सबसे ज्यादा लाभ कमाता है। उससे जब कोई चीज बनती है, फैक्ट्री, तो थोड़ा लाभ कमाता है। लेकिन उस फैक्ट्री से सामान उठा के जो होलसेल करता है और छोटे छोटे सेलर्स को देता है, रिटेलर्स को, वो अच्छा मार्जिन रखता है। फिर जो बेच रहा है बिल्कुल कंज्यूमर को डायरेक्टली, उसकी मार्जिन कम होती है। तो बीच में 2-3 लोग हैं जिनकी मार्जिन प्रॉफिट सबसे अच्छी होती है, और जो रिटेलर्स है और जो प्रोड्यूसर है उसकी मार्जिन सबसे कम होती है। ये रियलिटी, यही चीज बताया है। तो क्या इक्वलिटी है ट्रेड में, बाजार में? नहीं, देयर इज नो इक्वलिटी इन ट्रेड एंड मार्केट बिकॉज ऑफ सच रीजंस। ठीक है, चलिए, तो ये बात बताया। अब बेटा बॉक्स में आखिरी में लिखा हुआ है साप्ताहिक बाजार, जान चुके। मॉल क्या होता है, जान चुके। थोक क्या होता है, किसी भी चीज को थोक में बेचना, नॉट डायरेक्ट टू कस्टमर। A big traders selling their goods or services to, not services, to small retailers या retailers। तो B2B, बिजनेस टू बिजनेस, ये थोक व्यापार है। और B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, यानी व्यापारी जब डायरेक्ट कंज्यूमर को, उपभोक्ता को बेचती है, हमारे और आपको, तो ये तो दो चीज। तो थोक क्या है? अब आइए, बाजारों की श्रृंखला बताया जा चुका है। अब आपके पास आता है चैप्टर 9। अब क्या आता है आपके पास? चैप्टर 9, यूनिट 5 का चैप्टर 9। इसका नाम है बाजार में एक कमीज। चैप्टर 9, बाजार में एक कमीज, ये है अगला हमारा। बट आप बेटा 5 मिनट का ब्रेक लीजिए और फिर इस कमीज की भी बात करेंगे कि कैसे करोल बाग की एक कमीज के पीछे का सच क्या है, और आगे कंज्यूमर तक कैसे पहुंचता है, और उसकी कीमत में कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है। इस चीज़ को समझेंगे। हम आप समझते हैं, पर ये 7वीं क्लास के बच्चों को समझाया जा रहा है ना, एंड यू आर फ्यूचर टीचर्स। और इनमें से कुछ चीज़ें जो है कंपटीशन वर्ल्ड के लिए हमारे कुछ वर्ड्स मिल जाएंगे, यही ना। 5 मिनट्स का वेट करिए, एंजॉय करिए, आई एम कमिंग बैक।
वेलकम बैक बेटा। अब मैं बात करूं जो नाइन्थ और आज का ये आखिरी चैप्टर इस सब्जेक्ट का, इस क्लास का, बाजार में एक कमीज। बच्चों की तरह समझाया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, हम और आप ऐसे ही समझे। जहां जरूरत पड़ेगी वो कंपटीशन एटीट्यूड के हिसाब से जो क्या बनेगा क्वेश्चन वो। एक कमीज एक कहानी कपास के उत्पादन में प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। यानी कपास का उत्पादन यानी कॉटन, जिससे ये कमीज बनती है, सूती वस्त्र। उत्पादन करने वाला कौन है? अन्नदाता जिसे कहते हैं, हमारे किसान हैं। मैं भी किसान हूं, नो डाउट, पर फिलहाल खेती नहीं कर रहा हूं, पर हमारे फैमिली वाले कर रहे हैं। तो किसान, और किसान से मतलब है प्रोड्यूसर। और यही शर्ट जब मैं बाजार से खरीदूंगा तो मैं क्या हूं? कंज्यूमर। तो एक किसान प्रोड्यूसर और कंज्यूमर दोनों होता है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं, पर कुछ लोग सिर्फ कंज्यूमर होते हैं, प्रोड्यूसर नहीं होते। मैं प्रोड्यूसर भी हूं, कंज्यूमर भी हूं। तो चलिए अब बात करते हैं। इस श्रृंखला में एक कड़ी के साथ खरीदना और बेचना जुड़ा है और इसके सब के बराबर लाभ होता है या कुछ कम और ज्यादा लाभ होता है। बिल्कुल, हमने क्या कहा? व्यापार में इक्वलिटी है ही नहीं, सबको इक्वल लाभ हो ये जरूरी नहीं। ठीक है। अब यहां पर जो आपको और हमको लेके चला है, देखिए, कुरनूल में कपास उगाने वाले किसान। कुरनूल तो आपको मालूम ही है, जिसको एक्चुअली करनूल भी हम लोग कहते हैं। आंध्र प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है करनूल, और ये करनूल ही है वो जगह जहां पे आंध्र प्रदेश की पहली राजधानी बनी। और आंध्र प्रदेश की राजधानी जो बनी तो 1966 या 7 में राजधानी बदलकर हैदराबाद हुई। पहले कुरनूल था राजधानी। तो चलिए, आंध्र प्रदेश की राजधानी कुरनूल। कुरनूल में कपास उगाने वाले एक किसान। कुरनूल डिस्ट्रिक्ट के ग्रामीण क्षेत्रों में कपास उत्पादन करने वाले किसान की बात करें। देखिए, स्वप्ना जो कुरनूल आंध्र प्रदेश की एक छोटी किसान है, वो अपने खेतों में कपास के फसल उगाई है और कपास के पौधों पर डोडे, डोडे मतलब फूल से फल बन जाते हैं, बॉक्स जैसा, गोल गेंद की जैसा, डोडे लगे हैं और वो पक गए हैं। ज्यादा पक जाएगा तो वो फट जाएगा और हवा के दबाव से रुई जो है उड़ने लगेगा और बिखर जाएगा, बर्बाद। तो जब डोडा पक गया तभी जो है उसे कटिंग कर लेनी चाहिए, ओपन होने से पहले कटिंग कर लेनी चाहिए। तो ये चीज है। तो डोडे कुछ चटक भी गए, चटक गए मतलब फट रहे हैं, तो उड़ेगा, तो उससे पहले उसको कपास के डोडे को निकालना पड़ता है। तो अब ये हुआ कि कपास जो होता है तो पेड़ के किस अंग में कपास होता है? डोडे में। ये मतलब है, डोडा क्या? वो बीज है, और बीज पूरे कॉटन से, पल्प से घिरा होता है। तो ये चीज है। अब आइए, कुछ चटक है, डोडे जिनमें रुई भरी होती है। तो कपास के पौधों में रुई कहां भरी होती है? डोडे में, ऐसे समझिए। अब आइए, उस सब को इकट्ठा करती है, एकत्र करती है, और गांव में जो स्थानीय व्यापारी हैं उसे जाके बेचती है। और बेचती है तो उसे कहा जाता है कि ये लो, तुम्हारे जो है पैसे इतने बने। तो एक्चुअली तौला गया तो तौलने में पता चला कि 2 क्विंटल 200 किलो हुआ। 1500 रुपए किलो लगाया गया इसके कीमत, और इस तरह से 3000 रुपए बने। अब उस व्यापारी से वो जो है रुपए भी उधार ली हुई थी, तो उस रुपए को उधार काट करके अंततः जो उसे पैसा दे दिया गया। कहने का मतलब है 3000 रुपए उसे दिए, बाकी 3000 रुपए क्या हो गए? इस तरह से उसके कट गए, जो उधार लिए थे, जो उसका इंटरेस्ट था ये। तो देखा, एक किसान जो सोच के आया कि इस बार हमारी कपास बड़े अच्छे क्वालिटी के हुए हैं, तो हमने सोचा कि कुछ ज़्यादा पैसा मार्केट में मिलेगा। पर व्यापारी ने क्या कहा? इस बार बहुत सारे कपास उत्पादन हुए हैं, बहुत फसलें आई हैं, इसलिए अब फसल ज़्यादा है, डिमांड कम है, तो मांग कम होने से इसकी कीमत कम है। तो इसी में है। अगर तुमको विश्वास नहीं होता तो अन्य जगहों पर भी जाके देख लो, सबका यही रेट है। अब क्या करेगी स्वप्ना? सिंपल सी बात है, उसी किसान से, उसी व्यापारी से अक्सर वो कभी बीमार पड़ती है, कभी खेती के लिए, या 3-4 महीने खेती नहीं होती, तो उस समय में कर्ज लेके जो जीना पड़ता है वो इसी से लेती है। मजबूरी है उसकी, इसलिए कुछ नहीं बोलते थे, चलो ठीक है। और इस तरह से हम देखते हैं कि वो, और जो भी पैसा लेके आ जाते, झंझट नहीं कर सकते। क्या कहते हैं, पानी में रह के मगरमच्छ से बैर नहीं किया जा सकता, ये चीज। अब आइए, कंगना रनौत आज इतना बोल पा रही हैं, कंगना रनौत, उसके पीछे क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस कहां से आया? क्योंकि अब वो सिर्फ एक्ट्रेस नहीं है,
अब वो प्रोड्यूसर भी हैं और डायरेक्शन भी कभी कभी। तो वो अब प्रोड्यूसिंग हाउस अपना खोलती हैं, अब वो फिल्म बनाती हैं, फिल्म को निर्देशित भी करती हैं, निर्देशक को रखती हैं, हीरो को हायर करती हैं। तो अब वो उस मुकाम पे आ गई हैं कि अब वो जितना भी बोल सकती हैं, उसका हार्म नहीं किया जा सकता। पर हार्म हो सकता है, लोग चाहे तो और भी तरीके हैं हार्म होने का। चलिए अब आइए, अब सवाल है, स्वप्ना को लगा कि 1800 रुपए पर क्विंटल कपास का फसल की कीमत मिल जाएगी, पर इन्होंने दिया नहीं, मजबूरी में वापस। तो किसान का शोषण देखा आपने। अब आइए, सपना क्या है, प्रोड्यूसर। अब अगला कौन हुआ, ट्रेडर। तो कंज्यूमर टू बिजनेस, ट्रेडर को दे दिया। अब ट्रेडर, इरोड का कपड़ा बाजार। अब आइए, एक तो देखा स्थानीय बाजार में व्यापारी लिया। अब इरोड जो है तमिलनाडु का एक शहर है। इरोड बहुत इंपॉर्टेंट है। इरोड वो शहर है कोयम्बटूर में कि इरोड और क्या कहते हैं वो, पालाघाट केरल में, दोनों के बीच का कनेक्शन पॉइंट है और अच्छा व्यापार होता है। पूरे साउथ इंडिया के व्यापारी वहां आते हैं और वहां पर जो स्थानीय बुनकर वीवर्स हैं उनके कपड़े को खरीदते हैं और बड़े व्यापारी को बेचते हैं, जिससे अलग अलग वो टेक्सटाइल्स बनाते हैं। तो ये चीजें, क्लॉथ मार्केट है। और यहां पर जो स्थानीय ट्रेडर्स हैं, दुकानदार हैं, वो रुई और मशीन देते हैं कारीगरों को कि तुम हमें इस तरह के कपड़े इतने मात्रा में बना कर दो, हमसे रुई ले जाओ, और ये तुम्हारा मेहनताना है, ये परिश्रम का पैसा है, लेबर रेट ले जाओ। तो ये अपने मन से कोई डिजाइन नहीं कर सकता। एक पिक्चर आई थी सुई धागा, देखना चाहिए। सुई धागा मूवी डालिएगा गूगल पे, यूट्यूब पे आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो इरोड का कपड़ा बाजार है। तमिलनाडु में सप्ताह में 2 दिन इरोड में बाजार लगता है, कपड़ा बाजार लगता है, जो वर्ल्ड फेमस है। यहां पर बाजार के आसपास के जो व्यापारी हैं अपने कपड़े को खरीद के रखते हैं आसपास के बुनकरों से, उनको बुनकर को देते हैं कपड़ा बुनने के लिए, फिर उसे खरीदते हैं, रुई भी देते हैं, लेबर चार्ज देते हैं, उसके लिए तैयार माल करते हैं, वो लाते हैं, खरीदते हैं। पर इन बुनकरों को नहीं मालूम कि हम जिसके लिए कपड़ा बुनते हैं वो उसके बाद उस कपड़े को कहां पर पहुंचाता है और कैसे ये बाजार में उसको क्या कीमत मिलती है, उसे इससे कोई लेना देना नहीं है। ये चीज है। अब आगे अब देखते हैं, बाजार दिनों में आखिरकार जो बुनकर हैं आपस में आते हैं, मिलते हैं, देखते हैं, व्यापारी के अनुसार कपड़ा बना कर देते हैं और बुनकरों से ये व्यापारी कपड़ा खरीद के अपने मार्केट में, अपने घर में, अपने दुकान में स्टॉक करते हैं और फिर जो बड़े व्यापारी आते हैं वो उसको ये बाजार में बेच देते हैं। तो इस तरह से होता है। अब आइए बेटा, जब किसी भी इस तरह की व्यवस्था हो कि बड़े व्यापारी बुनकरों को, कारीगरों को कपड़ा बनाने के लिए ऑर्डर देता है कि ये तुम इतना कपड़ा बनाओ, उसके में लगने वाला जो ये ऊन है, ये ऊन ले लो, या फिर जो सूत है लगने वाला वो सूत ले लो। तो फैब्रिक्स दे देगा, ठीक है, अगर वुलन मार्केट है तो ऊन दे देगा और कहता है ये बुन के हमें दे दो, और उसको पैसा दे देता है। इस तरह की व्यवस्था जो होती है उसे हमारे हिंदी की भाषा में दादनी व्यवस्था कहते हैं या दादन सिस्टम। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछेगा कि दादन व्यवस्था क्या है, ये पूछेगा ही, सवाल तय है दादन व्यवस्था क्या होती है। जो आईएएस पीसीएस पढ़ते हैं उनको भी मालूम है कि जब आप मॉडर्न इंडिया पढ़िएगा तो दादनी व्यवस्था पढ़िएगा। एडवांस में पैसा देके, रुई वगैरह देके काम करवाते थे भारतीय बुनकरों से ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर उन्हीं से सस्ते दामों पर खरीद लेते थे। ये दादनी है, उसको हमारे अकॉर्डिंग बनाना पड़ता था, उसकी कोई चॉइस नहीं। वो एक तरह से जो है बॉन्डेड लेबर ही था, जो हमने फिक्स तय कर दिया। बस इसमें क्या होता था लेबर को कि इतना तय है कि पैसा मिलेगा चाहे कम मिले, इतना तय है कि कहां बाजार में जाए, किसको बेचे, प्रॉफिट होगा नहीं होगा, क्या डिमांड है, कोई मतलब नहीं। तीसरा उसका फायदा यह होता था कि उसे खुद का कोई कैपिटल नहीं लगाना, अपना लेबर ही है, कोई कैपिटल नहीं लगा। यही दादनी व्यवस्था को ईस्ट इंडिया कंपनी समय के साथ क्या करेगी, अब बोलेगी कि अब मटेरियल भी हमारा, रॉ मटेरियल, मशीन भी हम देते हैं और करो। और तीसरे लेवल पे आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी, ये मेरा जगह, यहीं पे मटेरियल, यहीं पे सारे मशीन, अब तुम अपने घर से निकल के आओ, मेरे फैक्ट्री में आओ,
यहां पर काम करो, लेबर बना दिया, लेबर बना दिया। तो दादनी व्यवस्था को भी खत्म करके फैक्ट्री सिस्टम में लाके हम कारीगरों को, हमारे उद्यमी को, प्रोड्यूसर को क्या बना दिया, लेबर बना दिया, और प्रॉफिट रेशियो खत्म कर दिया। अब लेबर, पहले हमसे कपड़ा खरीद के जाते थे, सब कुछ हमारा होता था, अब बाजार से सारा रॉ मटेरियल ही ले लेगा, तो हम करेंगे क्या, कैसे अपना कपड़ा बनाएंगे। तो गांव घर में देखते होंगे बहुत सारी स्त्रियां वूल के स्वेटर बनाती है, मफलर बनाती हैं। तो अगर अच्छा बनाती हैं तो कोई क्या कहते हैं, ये 200 ग्राम ऊन ले लीजिए, मेरे बेटे के लिए एक स्वेटर बना दीजिए, और ये 100 रुपये रख लीजिए बुनाई का। ये दादनी व्यवस्था हुआ। इसी को बड़े पैमाने पर देखें तो भारत में दादनी व्यवस्था चलती है, अभी भी चलती है, पहले तो चलती ही थी। अब आइए, तो ये चीज़ है, और इरोड का ये दादनी व्यवस्था का ही जिक्र करता है, तो ये भी आप समझ गए। अब आइए, इसमें 3 पॉइंट्स दिखाया है कि दादनी व्यवस्था से कम यहाँ के जो आर्टिशियन थे, कारीगर, उनको ये जहमत नहीं उठानी पड़ी, अपनी पूंजी नहीं लगाना, बाजार का क्या होगा उसका पता नहीं करना। ठीक है, मेहनत का पैसा मिला लेकिन प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन निश्चित है भैया सामान है, बिकेगा ही, ये चीज़ है। और ये व्यापारी कभी नहीं बताते कि हम आगे क्या करते हैं, कितने में बेचते हैं, अच्छा खासा प्रॉफिट कमाते थे, ये चीज़ है। अब आइए, तो मतलब बुनकरों को ये कभी पता नहीं होता था कि ये कपड़ा कितने में कहाँ कौन लेके जाएगा। व्यापारी और बुनकरों के बीच की व्यवस्था को दादन व्यवस्था कहा गया, जिसको पुटिंग आउट सिस्टम कहते हैं। पुटिंग आउट मतलब क्या होता है, बाहर से बनवाना, खुद नहीं, तो पुटिंग आउट। जब इन आउट सिस्टम हो जाएगा ना, मतलब पुटिंग इन सिस्टम, तो वो फैक्ट्री सिस्टम कहलाएगा। जहां व्यापारी कच्चा माल देता और उसे तैयार माल प्राप्त होता। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था आज भी प्रचलित है, जो कई सालों से है, 300 400 500 सालों से है। अब आइए, बुनकर सहकारी संस्थाएं। अब चूंकि बुनकरों का व्यापारी लोग शोषण करते हैं, तो भारत जैसे देश में कुछ बुनकरों ने अपनी संस्थाएं बनाई हैं, जिसमें 10 से प्लस लोग मिल करके अपनी एक इंस्टीट्यूशन खोलते हैं, जिसका उद्देश्य है हम सब लोग मिल करके प्रॉफिट कमाएं। सब लोग मिल करके उसमें पैसा लगाते हैं, सोसाइटी बन जाती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, और उसमें जो है ये 10 लोग लाभ कमाते हैं और उससे बाहर भी बेचते हैं। तो ये व्यवस्था भारत में है। सहकारी समितियां कई हैं, एक दो नहीं, 10,000 के आसपास पूरे भारत में कोऑपरेटिव सोसाइटी है। इससे प्लस ही होगा, तो उसके बारे में बात है। और ऐसे ही एक ऑप्टेक्स का बात करते हैं, तो कोई मतलब नहीं। अब आ गया दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने वाला कारखाना। तो आपने एक देखा क्या, तो आपने देखा एक करनूल, जहां पे किसान है और लोकल व्यापारी है। फिर इरोड देखा, जहां पर स्थानीय व्यापारी और बाहर के व्यापारी आते हैं, और बुनकर कैसे वहां कपड़ा पहुंचाते हैं लोकल व्यापारी को, दादनी व्यवस्था। अब तीसरा लेवल आइए दिल्ली में, बाजार में। तो दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का कारखाना, जैसे गांधीनगर है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, दिल्ली है, ये सब यहाँ से बहुत सारे कपड़े फॉरेन एक्सपोर्ट होते हैं। यही वो इरोड के कपड़े अब दिल्ली तक आ गए, ऐसे कई इरोड के कपड़े दिल्ली तक आ गए। और यहाँ पर आ गए तो अब उसमें क्या होता है, फिनिशिंग होती है, सिलाई होती है, कढ़ाई होती है, बटन लगते हैं, स्टाइलिश बटन लगते हैं, मतलब उसको डेकोरेट करते हैं कपड़े को, अकॉर्डिंग टू डिमांड साइज कटिंग होती है। इसमें कई लोग लगे होते हैं, कंपनी खुद इसको नहीं, कॉन्ट्रैक्ट पे काम करवाती है कि ये लो 500 मैक्सी है, या क्या कहते हैं नाइटी, 500 नाइटी का ये पीस है, इस सब के नाइटी पे गले पे इस तरह के फीते लगेंगे, इस तरह के धागे लगेंगे, ये बटन है, ये बटन लगना है, ये हुक है, ये हुक लगना है। ठीक है, ये चीज़ है। कटिंग किसी से करवा लिया, कॉलर किसी से बनवा लिया, इस तरह से नाइटी है, शर्ट है, ये है, वो है, अंटम संटम सारे हैं, हर साइज। और फिर उसको फॉरेन बेच देते हैं, एक्सपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्टर को सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। दर्जी के बिना काम नहीं चलेगा, तो दर्जी को भी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा देते हैं। पर अब जैसे कोई स्टोर कीपर है, कोई क्वालिटी चेकर है, जो स्टाफ सब है, कोई बटन लगा रहा है, कोई कारीगर है, कोई वॉश कर रहा है, उन सब का तनख्वाह कम होता है। अब दर्जी जो है उससे भी ज़्यादा तनख्वाह होता है कटिंग मास्टर, जो शेप कट करके देता है ना, क्योंकि कटिंग अगर गलत है तो सिलाई गलत होगी, खेल खत्म। और एक भी अल्टर पीस चला गया तो फॉरेन में क्वालिटी चेक होता है, वो नहीं मिलेगा।
तो अल्टर चीज़ें ही जो है, जो इतने सारे आ जाते हैं, जिसे हम करोल बाग में और खासकर सरोजनी नगर एसएन मार्केट में जाके 50 रुपये, 100 रुपये, 150 रुपये खरीदते हैं। ये रियलिटी है। वो एक्सपोर्ट्स क्वालिटी के कपड़े अल्टर हो जाने की वजह से वहाँ बिकते हैं थोक के भाव, किलो के भाव। तो याद रखिएगा, अच्छा खासा प्रॉफिट का बता रहा है ये। तो अमेरिका यूरोप में अब सबसे ज़्यादा हम कहाँ भेजते हैं? अमेरिका यूरोप में भेजते हैं। ठीक है, अब बता रहा है कि इम्पैक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं और महिलाओं की मजदूरी कम देते हैं। पुरुषों की अपेक्षा देखें तो दर्जी को कितना देते हैं वगैरह ये बताया, तो वो कोई इशू नहीं है। अब आइए संयुक्त राज्य अमेरिका। अब चलते हैं एक अगले लेवल पे। आपने देखा करनूल गए, किसान को देखा, स्थानीय व्यापारी को, इरोड आया स्थानीय व्यापारी, बुनकर और जो व्यापारी जो बाहर से आए कपड़ा लेने के लिए उनको देखा। अब हम गांधीनगर के मतलब दिल्ली के पास आ गए, जहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए एक्सपोर्टर्स हैं। अब ये कपड़ा वही देखिए, करनूल का कपास का कपड़ा अब कहाँ पहुंच गया? अमेरिका के, यूएसए के कैलिफोर्निया या किसी भी मार्केट में, सोच लीजिए मार्केट में पहुंच गया। और वो मार्केट में जाके किसी मॉल में टंग गया वो कपड़ा, जैसे शर्ट यहाँ पे टांगा हुआ है ना, टंग गया। और उस पर क्या लिखा हुआ है? तो $26, $26 अमेरिकन डॉलर, यानी लगभग इस कपड़े का कीमत हो गया 1200 रुपये। समझ में आई बात? आपने देखा उससे रुई बना, रुई से गट्ठर, गट्ठर से स्पाइनिंग, स्पाइनिंग धागा फैब्रिक्स बना, उससे फिर निटिंग हुई, बुनकरों ने कपड़ा दिया, व्यापारी ने उसे जो है आगे बेचा, और जो फैक्ट्री ने लिया उसको डिफरेंट कलर्स में डाला, डेकोरेट किया, कटिंग किया, उसको कॉस्ट्यूम्स डेवलप करके दी, बनाया, फिर उसको एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्टर्स ने उसको फॉरेन में दिया और फॉरेन लोग जो है उसको और फर्स्ट क्लास अच्छा खासा करके उसको टांग दिया बेचने के लिए। तो देखा जाए तो कपड़े पे ही मूल्य लिखा है कि किसको कहाँ कितना फायदा हुआ, कितने चीज पे। तो ये याद रखिएगा, जो जितनी पूंजी लगाया उसके हिसाब से फायदा भी नहीं होता। किसान ने सबसे ज्यादा पूंजी लगाई पर उसको फायदा सबसे कम है। एक्सपोर्टर ने अच्छा खासा पूंजी लगाया, उसका प्रॉफिट रेशियो भी बहुत ज़्यादा है। तो कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाने से प्रॉफिट रेशियो ज़्यादा है, पर कहीं ज़्यादा लगाने से नहीं है। तो सब घालमेल है। इक्वलिटी आप यहाँ नहीं दिखेंगे, समता का सिद्धांत यहाँ नहीं दिखेगा, इक्वलिटी यहाँ नहीं दिखाई देगी। ये चीज़ है। तो देखा आपने कि किस तरह से जो है, अब चूंकि जो दुकानदार है वो विज्ञापन पे भी खर्च करता है, कंपनियां शर्ट वट के विज्ञापन पे वगैरह पे, तो उन सब के हिसाब से उसकी कीमत चढ़ गई। तो कैसे ये जो है कपास से शुरू हो कहानी और किस तरह से पहुंच गया ये आपके 1200 रुपये पर, ये चीज़ है। तो लगभग 600 रुपये का लाभ कमा रहा है कौन? जो बेच रहा है। अब आइए हम देखते हैं बाजार में लाभ कमाने वाले कौन है। तो मैंने अभी बताया। अब अगला है बाजार और समानता। क्या बाजार में हमें इक्वलिटी देखी? नहीं। कांता और स्वप्ना जैसी किसान जो फसल उत्पादन की उसका प्रॉफिट ना के बराबर। व्यापारी ने कुछ कमाया, उससे आगे जो हुआ उसको प्रॉफिट अच्छा हुआ। फिर जैसे दर्जी वर्जी कमाया उसका प्रॉफिट कम हुआ, लेकिन जैसे एक्सपोर्टर के हाथ में गया उसका प्रॉफिट सबसे ज्यादा हुआ। फिर जो रिटेलर्स है जो दुकान पर बेच रहा है उसके भी प्रॉफिट ठीक ठाक है। तो आपने ये देखा कि कैसे ये बाजार चलता है। अब इसमें बताया गया है कि एक शब्द है जिनिंग मिल। जिनिंग मिल क्या होता है? तो याद रखिएगा, यह फैक्ट्री जहां रुई के गोले से बीज को अलग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, उस फैक्ट्री को कहते हैं जिनिंग मिल, जो क्या करता है, कपास जो डोडे से निकलता है तो उसको निकाला और उसमें से बीज जो सीड होते हैं काले काले, बिनौला जिसे कहते हैं, जिसको कि भैंस गाय को भी खिलाया जाता है, ठीक है, उसको अलग कर दिया, रुई को अलग कर दिया। रुई को अलग करके फिर हल्का किया, फिर सप्रेश करके उसको जात करके मिनिमाइज, जैसे सोन पापड़ी, सोन पापड़ी होता है ना, कैसे फैला हुआ रहता है, लेकिन उसको सप्रेस करके टिकिया बना देते हैं, बिल्कुल वैसे ऐसे से जैसे सोन पापड़ी टिकिया बन जाता है, हवा मिठाई टिकिया बन जाती है, ऐसे ही। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो ये है जिन, ठीक है, जिसको आप कहते हैं जिनिंग मिल, जहां पर डोडे में से रुई निकाला जाता है, सीड्स को अलग किया जाता है और फिर रुई का बड़ा बड़ा गट्ठर बन जाता है। चलिए अब आइए, निर्यातक कौन है? जो फॉरेन एक्सपोर्ट करता है, फॉरेन में बेचता है माल को। मुनाफा क्या होता है? सबका अलग अलग है। जो प्रॉफिट है मुनाफा के बारे में दिया हुआ है, यानी जो टोटल खर्च है उसको घटा देने के बाद बेचने पर जो पैसा बचता है वो क्या है? मुनाफा है, प्रॉफिट है। और इस तरह से आज अगर देखा जाए तो हमने ये बुक्स फिनिश्ड कर ली, दैट इज फिनिशिंग पॉइंट। अब जो है बेटा
आज 10 मिनट के अंदर कुछ होगा भी नहीं। कल से ध्यान में रखना, अब आपको पढ़ना है 7th क्लास की ज्योग्राफी। ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर पे हमारा फोकस्ड होगा। फर्स्ट चैप्टर कल फिनिश्ड होगा, समय लगेगा तो क्या होगा, तो हम सेकंड चैप्टर में भी जाएंगे, लेकिन चूंकि हमको बैकग्राउंड थोड़ा समझाना होगा, फर्स्ट डे है तो इसलिए। तब तक के लिए खुदा हाफिज, कल हम लोग मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू। तो ये फिनिश्ड हो गया आज।